हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज एक अलग टॉपिक लेके बात करते हैं जो अभी बिल्कुल रिसेंट में ही हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग और एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ऐसा टॉपिक जिसने इंटरनेशनल लॉज और जो हमारे जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबको एक टाइप से चौंका दिया है। जी, अमेरिका और वेनेजुएला का मुद्दा ये इतना हाइप क्यों ले रहा है इस समय। ये हाइप इसलिए ले रहा है इस समय कि जो पहले जो उन लोगों ने अमेरिका ने ऑपरेशन किया और मादुरो को ले गए, ये सब इन सब में घुसने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से किया गया, कौन कौन से लॉ ऐसे थे जो ब्रीच हुए, कौन से इंटरनेशनल लॉ ऐसे थे जो ब्रीच किए गए हैं, या क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई अमेरिका को कि उसको इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना पड़ा। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। अमेरिका और वेनेजुएला के जो रिश्ते हैं कई सालों से तनावपूर्ण रहे हैं, खासकर तब से जब से निकोलस मादुरो की सरकार के सत्ता में आना हुआ। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि क्या आरोप हैं वेनेजुएला पर अमेरिका के द्वारा लगाए गए। पहला आरोप है कि वो चुनावों में धांधली की करके, जो उनके मादुरो थे, जो मिस्टर निकोलस हैं राष्ट्रपति, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं या थे, उन्होंने चुनावों में धांधली की, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया, और सबसे बड़ा जो एक इल्ज़ाम अमेरिका ने लगाया है वो लगाया है कि सरकार जो है वो ड्रग्स तस्करी और भ्रष्टाचार से जुड़ी है। यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, ड्रग्स तस्करी और भ्रष्टाचार दोनों अलग मुद्दे हैं। पहले ड्रग्स वाली बात को समझते हैं। अमेरिका में जितनी भी ड्रग्स आती है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा होगा जो वेनेजुएला में बनता है, या वेनेजुएला इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी वो करते हैं वो सब चीज़ें उनके यहाँ होती हूँ गैर कानूनी तरीक़ों से। बट वेनेजुएला की ड्रग्स अमेरिका में नहीं जाती है क्योंकि वेनेजुएला पे अपनी कोस्ट लाइन जो है वो अलग है। अमेरिका के पास जो ड्रग्स आती है वो अलग कंट्रीज से आती है। तो ये थोड़ा सा एक डिस्प्यूटेड और एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि अमेरिका ने ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगाया। एक पॉइंट और याद दिलाता हूँ आपको, ईरान के टाइम से जब अमेरिका ने अटैक किया था ईरान पे, उस टाइम पे सद्दाम वाले केस में, और उनसे कहा था कि आप देश छोड़ दीजिए, आपके पास बस 24 घंटे हैं, 48 घंटे हैं, उस टाइम पे भी यही इल्ज़ाम लगाया था। अब आगे चलते हैं। अब इसमें समझते हैं कि ये तो हो गए अमेरिकन गवर्नमेंट के इल्ज़ाम या जो उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर प्रॉम्प्ट किया। नेक्स्ट आता है अमेरिका नीति क्या कहती है। तो अमेरिका ने वेनेजुएला पे कहा कि हम इनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, सेक्शंस लगा दिए उन्होंने। साहब चलिए मान लिया। तेल व्यापार पर रोक लगा दी, ये भी मान लिया। कई सरकारी अधिकारियों पर उन्होंने मुकदमे और इनाम घोषित कर दिए, ये भी उन लोगों ने अपनी पॉलिसी में ये भी कर लिया। अब अमेरिका का कहना ये था कि इन कदमों का उद्देश्य क्या था। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप वेनेजुएला पे ये सारे जो सेक्शंस लगा रहे हैं उनकी बुनियाद क्या है या उनके पीछे करने का उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने कहा कि मुझे फिर से डेमोक्रेसी लानी है वहाँ पे, मतलब जो लोकतंत्र है उसको बहाल करना है, ड्रग्स की तस्करी रोकनी है, भ्रष्टाचार रोकना है, और जो क्षेत्र की सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना है। क्षेत्र की सुरक्षा से मतलब यहाँ पे जो हमारे ट्रंप जी हैं उनका मानना था अमेरिका की सुरक्षा से। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे हम लोग वेनेजुएला की स्थिति क्या है। वेनेजुएला का स्थिति ये थी, उन्होंने एक जवाब दिया कि अमेरिका उसके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है, जो बिल्कुल सही था। कोई देश किसी दूसरे देश के बीच में अगर ये चीज़ें बोल रहा है तो वो उसकी इंटरनल मैटर है ना, तो वो उसमें दखल दे रहा है। प्रतिबंधों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता को नुकसान हो रहा है। भाई चीज़ें जैसे होती हैं कि कहीं पे टैरिफ बढ़ा दिया, कुछ कर दिया, तो उससे वहाँ के जो लोकल व्यापारियों उन्हें सामान महंगा मिलने लगा तो वो महंगा ही होगा। तो उन्होंने कहा कि आम जनता और अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। और दूसरा, उसकी जो एक संप्रभुता है उसका उल्लंघन है। तो वेनेजुएला को रूस,
चीन और ईरान जैसे देशों का समर्थन मिलना शुरू हो गया। अब ये समर्थन मिलना इस समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? एक तरफ रशिया यूक्रेन चल रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल के साथ मिलके इराक पे या ईरान पे हमला करने के लिए पीछे से कूटनीतिक अपनी पूरी एक विसात बिछा रहा है। तीसरा मोर्चा ये है, अमेरिका भारत के साथ भी उल्टा सीधा व्यवहार कर रहा है। इन दिनों उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रहा है कि इससे तेल मत लो, उससे तेल मत लो, ये करो वो करो। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे डिप्लोमेसी और एक बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि टेंशन का माहौल बनाती जा रही हैं। तो और देशों का यहाँ पर वेनेजुएला को सपोर्ट मिलने लगा। अब ठीक है, अब जब सपोर्ट मिल रहा था तो अब उसके बाद क्या हुआ? अब वो ये हुआ, और ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ लेते हैं ड्रग्स से निकल के, क्योंकि ये मामला ड्रग्स का नहीं है। ड्रग्स तो बहुत छोटी सी है। अमेरिका में आप ये मान के चलिए 100% ड्रग्स में से वेनेजुएला से मात्र 5% या 2% ड्रग्स जाती होगी या 10% जाती होगी। तो इतना बड़ा ड्रग्स का मुद्दा नहीं है। मुद्दा यहाँ पे था वेनेजुएला की जो अर्थव्यवस्था है वो तेल है, तेल से। क्योंकि आज भी वेनेजुएला पे पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे बड़ा तेल भंडार है। ठीक, तो वेनेजुएला के पास जब दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है तो यानी कि इनकम के स्रोत भी ज़्यादा हैं। और एक चीज़ आपको और बता दूं, वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है वो और देशों के क्रूड ऑयल से थोड़ा बेहतर गाढ़ा है, जिससे कई टाइप के तेल बन जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या था, अमेरिका ये चाहता था कि जो तेल से होने वाली आय सरकार के बजाय नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल हो। मतलब अमेरिका उसमें अपना हस्तक्षेप चाहता है, और तेल इस विवाद का सबसे अहम मुद्दा था। यहीं से इस पूरे डिस्प्यूट की कहते हैं ना कि इस प्रारंभ होना, स्टार्ट लेना, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो अब इसका अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो देख लेते हैं। लाखों वेनेजुएलावासी आर्थिक संकट के कारण दूसरे देशों में पलायन कर चुके हैं, और जो नहीं कर चुके हैं वो जा रहे हैं। फिर अब लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई है। तो मतलब अब वहाँ पे भाई युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे तो कोई वहाँ ना घूमने जाएगा ना कुछ करेगा। तो जो एक रूटीन की लाइफ है वो बिल्कुल हिल सी गई है, अस्थिर हो गई है। ठीक, अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि जो यूएन है वो चुपचाप बैठा है, इस मुद्दे पे देख रहा है। उस यूएन में इस मुद्दे पे बहस भी होती रही, लेकिन अमेरिका अपनी चाल चल चुका था। अब इसका निष्कर्ष क्या हुआ? इतने सालों के बीच में राजनीति, तेल, ह्यूमन राइट्स और जो वैश्विक शक्ति का संतुलन था वो बिगड़ गया यहाँ पर। ठीक, इसका असर सिर्फ दो देशों पे नहीं बल्कि पूरे उस क्षेत्र पे पड़ रहा है, और अमेरिका की इस घुसपैठ की वजह से पूरी दुनिया में एक युद्ध का माहौल बनता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को ये समझना होगा कि क्या ये अमेरिका ने आज की तैयारी थी या ये उसने तैयारी बहुत पहले से स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि कितना आप अपने दिमाग से सोच के देखिए कि कितना मुश्किल काम है किसी देश में घुसना, रातों रात घुस के उस देश के सबसे पावरफुल इंसान राष्ट्रपति को उठाना और उसको एक टाइप से किडनैप करके ले आना। तो अब ये जो है उसको आप सोच के समझ के बताइए कि ये आपको क्या लगता है कि 2 दिन के प्रयास थे? नहीं, अमेरिका की जो सबसे खुफिया एजेंसी है CIA, उन्होंने ये काम पिछले साल से ही स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एजेंट्स वहाँ भेजे और वहाँ पर उन्होंने पूरी जो हमारे प्रेसिडेंट थे, मतलब हमारे नहीं सॉरी वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस जी, उनके ऊपर उन लोगों ने निगरानी रखनी शुरू कर दी। उन्होंने उनके ऊपर निगरानी कर दी। अब उस निगरानी के ऊपर रखते हुए कि उन्होंने कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया। ठीक, अब धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन आती रही। फिर साहब ये फाइनल हुआ कि जो क्रिसमस आएगी उस पर उनका अपहरण किया जाएगा। बट किस्मत ने उनका साथ दिया। किस्मत ने कैसे साथ दिया? किस्मत ने उनका ऐसे साथ दिया कि वहाँ का मौसम हो गया ख़राब। तो अमेरिका सेना ने सोचा कि अब थोड़ा इंतज़ार करते हैं, मौसम को थोड़ा शांत होने देते हैं। अब आई वो 2 जनवरी की रात साहब। वहाँ पे अब देखिए
अलग अलग मतलब 20 एयरबेस से जो अमेरिका कह रहा है कि हमने कोई हमला नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, बस एक ही छोटा सा ऑपरेशन था, जस्ट लाइक कि मैं जैसे टीवी पे सीरियल देख रहा हूँ। अब आप सोचिए अगर ये इतना छोटा सा इंसिडेंट था, क्या 20 एयरबेस से 152 फाइटर जेट उड़ान भरते हैं, कराकस शहर में घुसते हैं, साइबर हमलों के थ्रू वहाँ की बिजली काट दी जाती है, पूरे शहर को अंधेरे में डाल के हेलीकॉप्टर इतनी नीचे उड़ान भरते हैं जिससे उनके रडार सिस्टम पे ना आ सके, और उनके एयर टावर, रडार, इन सब पे लड़ाकू विमानों से अमेरिका ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिससे ध्यान बटा। इतने वहाँ पे सैनिक पहुँचे, डेल्टा फोर्स पहुँची, मादुरो के महल में पहुँची, ऊपर पहुँचे, मात्र 3 मिनट लगे उन्हें मादुरो का कमरा आइडेंटिफाई करने में। उन्होंने कमरा आइडेंटिफाई किया। जैसे ही मादुरो को भनक लगी कि उनके महल में हमला हो गया है, वो अपने स्टील बंकर की तरफ भागने लगे। उस किडनैपिंग से बचने के लिए जब वो भाग रहे थे तभी डेल्टा फोर्स के जवानों ने पीछा किया और उनको उस बंकर में घुसने से रोक के अपने साथ हेलीकॉप्टर में बैठाला और लेके चले गए। इस पूरे ऑपरेशन में मात्र 5 से 6 मिनट लगे। बट अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, क्या अमेरिका का ये कदम ठीक था कि किसी देश में जाके ऐसे वहाँ के राष्ट्रपति या सुप्रीम लीडर को उठा के लेके आना? ये सारी चीज़ें इस चीज़ पे सवाल उठाती हैं कि अमेरिकन राष्ट्रपति क्या दिखाना चाहते हैं, कि वो दुनिया में सबसे ताकतवर हैं या वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। ये उन्हें बताना है। जो ताकतवर होता है वो इसमें की हरकत कभी नहीं करता है। अब इन्होंने यहाँ पे, अब दूसरा एक सबसे मज़े की बात यह है, हम अमेरिकन पॉलिसी को समझते हैं। अमेरिकन पॉलिसी क्या कहती है, अगर अमेरिका किसी भी देश पे अटैक करेगा तो सबसे पहले उसे अपने यहाँ कांग्रेस से उसकी परमिशन लेनी होती है। कांग्रेस मतलब जैसे हमारे यहाँ संसद है, ऐसी उनके यहाँ पार्लियामेंट है। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन्हें परमिशन देते हैं। जॉर्ज बुश ने जब अटैक किया था उस टाइम पे उन्होंने परमिशन लिया था, पहले कांग्रेस से अप्रूवल लिया था, उसके बाद अटैक किया था। बट यहाँ पे अमेरिका का कहना यह है कि ये कोई देश के बीच में जंग थोड़ी है, ये तो एक मेरा थोड़ा सा कूटनीतिक प्रयास था। बट लेकिन नहीं, ये कूटनीतिक प्रयास नहीं था। अब यहाँ पे उनके इंटरनल जो लोग हैं वो ट्रंप के अगेंस्ट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लड़ाई का मुद्दा है वो लड़ाई का मुद्दा यहाँ पे ड्रग्स, भ्रष्टाचार, ये सब नहीं है। ये यहाँ पे मुद्दा बन गया तेल का, क्योंकि अमेरिका को तेल पे कब्जा चाहिए और अपनी अर्थव्यवस्था में जो उसने लोन ले रखे हैं उनको चुकाने के लिए अमाउंट चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक, अब ये जो घटना हुई ये बिना वेनेजुएला की सहमति के हुई, बिना अंतर्राष्ट्रीय अदालत के आदेशों के हुई, या किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं निर्देशित की गई। इसीलिए इस पूरी घटना को किडनैपिंग कहा जाता है। हम इसको साफ शब्दों में कह सकते हैं कि अमेरिका ने निकोलस मादुरो का किडनैप किया उन्हीं के देश से चोरों की तरह। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, अब अमेरिका का क्या कहना था यहाँ पे कि ड्रग्स तस्करी और जैसे गंभीर आरोप हैं इनको हम अपने यहाँ लाएंगे और अपनी कोर्ट में केस चलाएंगे। भाई क्यों चलाएंगे आप अपनी कोर्ट में, जब यूएन जैसी संस्था है, यूनाइटेड नेशंस की संस्थाएं हैं जो पूरे देश में एक, जो पूरे वर्ल्ड में एक लॉ बना के रखते हैं, एक इंटरनेशनल लॉ होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं ना। बट वेनेजुएला का पक्ष क्या है, वेनेजुएला का कहना यह है कि ये एक विदेशी शक्ति द्वारा राष्ट्रपति को पकड़ना अपहरण माना जाए और अमेरिका के ऊपर केस लगाया जाए। अब यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से इस घटना को हम लोग कैसे देख सकते हैं या क्या कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है, किसी सत्ता में बैठे राष्ट्रपति को दूसरे देश द्वारा बलपूर्वक पकड़ना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसका उल्लंघन माना जाता है, और यही कारण है कि ये मामला कानूनी से ज़्यादा राजनीतिक विवाद बनता जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें जो अमेरिका है वो फंसता नज़र आ रहा है अपने इस स्टेप से ऊपर। ठीक, लेकिन इसी बहस में बहुत सारी मीडिया रिपोर्टर्स ऐसे हैं जिनका ये दावा किया गया है कि उनको जो कोशिश की गई है या जो मादुरो जी को ले जाया गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका की एक चाल है, जिससे वो उनके क्रूड ऑयल पे कब्जा कर सके और उसको अपने पास रख सकें। ठीक है, तो अब ये सारी बातें हैं, ये हमें समझनी होंगी
और इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जो एक अभी आपको याद होगा, एक बीच में छोटा सा एक फाइल का जिक्र निकला था, जो एप्स्टाइन फाइल लीक हुई थी, उसमें आपको याद है किसका नाम सबसे ज़्यादा था? अमेरिकी राष्ट्रपति का। इनके ऊपर बहुत सारी जो रेप केसेस, अय्याशी और इस टाइप की चीज़ों के आरोप लग रहे थे और उनके पक्के सबूत थे उस फाइलों में, जो मीडिया ने पुरजोर तरीके से हर जगह फैला रखे थे। तो अब ट्रंप को ये भी हो सकता है कि अपने ऊपर जो चल रही फाइलें के केस जो खुले हुए थे या जिनके प्रूफ थे, उन जो एप्स्टाइन फाइल थी उनको हटाने के लिए या लोगों का उनसे ध्यान बटाने के लिए ये घटना की गई हो। लेकिन कुल मिला के ये है कि ये जो यूनाइटेड स्टेट का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो भी इसके सख्त अगेंस्ट है और उन्होंने उनके यहाँ भी इस टाइप की हरकतें होने से, ट्रंप के इस टाइप की चीज़ें करने से उस देश की पॉलिटिक्स को भी गरमा दिया है और एक बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कोई भी ताकतवर देश किसी छोटे देश में इस तरीके की घुसपैठ कर सकता है? और अगर कर सकता है तो किस बेसिस पे कर सकता है? बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी अल्टीमेटम के ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं देश की, उस देश के लॉ के अगेंस्ट हैं और उस देश के नहीं, ये किसी भी देश के लॉ के अगेंस्ट हैं। बट मैं यहाँ ये भी आपको याद दिलाना चाहूँगा, अमेरिका ने पूरी कोशिश कर ली कि भारत रशिया से तेल ना खरीदे। 25%, 50%, 100%, 500% तक की धमकी दे रखी है टैरिफ लगाने की। बट थैंक्स टू मोदी जी, वो ना अमेरिका के सामने झुक रहे हैं, ना ही कोई पलट के जवाब दे रहे हैं। मोदी जी सिर्फ वो कर रहे हैं जो हमारे देश के लिए अच्छा है और अमेरिका निरंतर कोशिश कर रहा है प्रेशर बनाने की, लेकिन मोदी जी किसी टाइप के प्रेशर में नहीं आ रहे हैं। तो हमें ये समझना होगा कि भारत देश में एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जो आने वाले समय में और उभरेगी और वर्ल्ड के नंबर 1 पे पहुंच के रहेगी। ठीक है दोस्तों, आज के इस टॉपिक को आप एक बार पढ़िए, समझिए और न्यूज़ में देखिए कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका ने ऐसा स्टेप लिया, बिना किसी परमिशन के ये ऑपरेशन कर दिया, किसी देश के सुप्रीम लीडर को ले आए। तो इसको देख के तो मुझे ये मेरा ओपिनियन ऐसा लग रहा है कि जो बड़े ताकतवर देश हैं उनके लिए क्या कानून नहीं है? कानून क्या सिर्फ छोटे मोटे देशों के लिए बने हैं जो कुछ नहीं कर सकते, उनके ऊपर ही सारे इंटरनेशनल लॉ लगते हैं? अगर ये सवाल मेरा गलत है तो आप लोग बताइए। अमेरिका के ऊपर इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट चलते एक केस बनना चाहिए और जो राष्ट्रपति निकोलस को वो अपनी कंट्री में ज़बरदस्ती लेके गए हैं उन्हें वापस भेजना चाहिए उनके देश और वहाँ से इंटरनेशनल कोर्ट में ये केस लड़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपको मैं अलविदा कहता हूँ। अगला टॉपिक जल्द लेके आएंगे और आपके साथ उसमें अपनी ओपिनियन रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।